नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के सामान्य अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का सिलेबस क्या है, तो इस सिलेबस पर बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें टॉपिक पर बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, बीटीसी श्रृंखला जो कि आपके लिए हम लाए हैं, इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखेंगे और इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग बीटीसी प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, कहने का मीन्स और जो भी सेमेस्टर्स हैं उन सभी सेमेस्टर्स के सिलेबस को मोस्टली सामान्य अध्ययन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आइए बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में। तो आज क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझते हैं कि आज जो आपका सिलेबस क्या है इसमें बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में। तो सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इसको समझेंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके कौन कौन से टॉपिक्स इस बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में शामिल हैं उनकी बात। तो थर्ड चैप्टर आपका है नदी घाटी सभ्यताएं और फोर्थ चैप्टर आपका है वैदिक काल एवं पूर्व में उत्तर वैदिक काल। कहने का मीन्स इसमें वैदिक काल को डिस्कस करेंगे, पूर्व और उत्तर वैदिक काल को। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर आपका महाजनपद काल, और अंत में जो चैप्टर आपका हिस्ट्री में है उपनिषद काल। कहने का मतलब जैन और बौद्ध धर्म हमारे भारत में किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ा, इसकी भी बात होगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली सौर मंडल, जो आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर है सौर मंडल, और कहने का मीन्स ब्रह्मांड की स्थिति और आपके सौर मंडल में क्या कौन कौन से तारे और ग्रह हैं, तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ मानचित्रण पर बात होगी, काफ़ी इंटरेस्टेड है मानचित्रण आपका। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं ज्योग्राफी में, इसको डिस्कस करेंगे। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग पृथ्वी की गतियां समझेंगे और इसमें हम लोग महाद्वीप और महासागरों को कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो खास बात है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति को समझेंगे, तो ये भी डिस्कस होगा बहुत अच्छे से। और साथ ही इसमें भारत की जलवायु एवं वनस्पतियों की बात होगी। तो ये चैप्टर भी ज्योग्राफी में बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर हैं, जिसमें आपका महाद्वीप एशिया में महाद्वीप में भारत, और साथ ही साथ आपका अंत में चैप्टर है प्रमुख खगोलीय संगठन, इनकी भी चर्चा होगी। तो इस तरह से बीटीसी के सिलेबस में और भी क्या चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें जो आपकी सेकेंड जो चीज़ें आपकी आती हैं दोस्तों, वो क्या है इस बात को समझते हैं कि सेकेंडरी इसमें क्या है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ इसमें बात करेंगे नगरीय जीवन कैसा है, ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी चर्चा होगी। और आपका जनपद एवं जिला स्तरीय प्रशासन, इसको कैसे संभाला जाता है, इसकी चर्चा होगी। और यातायात एवं सुरक्षा पर बात होगी। ये आपकी कहने का मीन्स इकोनॉमिक्स और प्लस नागरिक शास्त्र से रिलेटेड जो बातें हैं, अर्थशास्त्र का इसमें परिचय होगा। तो इस तरह से आपके बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है और इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये भी हमने बता दिया। और इसको क्रमबद्ध रूप से हम कहने का मीन्स आने वाले समय में सभी चैप्टर्स का एक अच्छा हल जो आपकी आगामी परीक्षा बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नदी घाटी की सभ्यताएं। तो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, नदी घाटी सभ्यताएं। देखिए, सबसे सिंपल बात समझते हैं कि दुनिया में जब सामाजिकरण हुआ तो सबसे पहले वो स्थान थे प्राचीन दुनिया में कि नदी के किनारे लोगों ने रहना प्रारंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी नदियों की रही किसी मानव जीवन की सभ्यता को शुरू करने में। तो शुरुआती चरण में जो सभ्यता विकसित हुई दुनिया में वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। उसके कई सारे कारण थे, रीजन्स थे, जिसकी वजह से ये सभ्यताएं आगे फली फूली और विकसित हुई। तो आइए उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
नदी के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के क्या क्या कारण थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था दोस्तों कि जो नदियाँ हमारी हैं, कहने का मीन्स तो ये नदियाँ हैं, इनकी खास बात क्या है, नदी घाटियों में जो भूम होती है, कहने का मतलब जो भूम है वो कैसी है, उपजाऊ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक मानी जाती है, जिसकी वजह से सभ्यताएं जो फली फूली शुरुआती चरण में, वो नदी के किनारे ही सोशलाइजेशन विकसित हुआ। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ मनुष्य और पशुओं का संबंध बहुत खास रहा है, इसलिए भोजन और चारा जो पर्याप्त मात्रा में सुगमता से जो लोगों को प्राप्त होता था, वो किस माध्यम से प्राप्त होता था, तो इस बात को आप जान लीजिए। वो प्राप्त होता था नदियों के किनारे उन घाटियों से उत्पन्न जो चारा है और भोजन संबंधित व्यवस्थाएं लोगों के लिए उपयोगी थीं, क्योंकि नदियों से आसानी से मछलियां भी लोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी और खाने के लिए चारा भी आसपास के क्षेत्रों से उपलब्ध हो जाता था। तो इस तरह से सभ्यता विकसित होने का मुख्य कारण माना जाता है मिट्टी का उपजाऊ होना, नदी के किनारे मिट्टी का उपजाऊ होना। इसके बाद नदियों के किनारे कृषि और दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी। कहने का मीन्स लोगों को घर मकान बनाने के लिए गीली मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती थी, तो नदियों के किनारे से। और पीने के लिए पानी सबसे मुख्य जो स्रोत होता था वो नदी ही होता था। तो इस तरह से जो नदियों के किनारे सभ्यताओं का बनना एक महत्वपूर्ण कारण रहा। नेक्स्ट आपका है, इसी में नेक्स्ट कारण क्या है दोस्तों, नदियों के किनारे मनुष्य को खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें दोस्तों, तो सिंचाई का जो माध्यम था उस समय, तो नलकूप तो होते नहीं थे, ये बात बड़े अच्छे से जानते हो, ट्यूबवेल भी नहीं थे दुनिया में। तो अब सभ्यता पता लगे कोई 5,000 साल पहले विकसित हो रही है या 10,000 साल पहले विकसित हो रही है, तो सबसे खास बात यह है कि उसको अगर फसलें हम उगाएंगे, खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराना है, तो सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई एक अच्छा खासा, जिससे खेती आराम से की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती हैं, तो सिंचाई होना बहुत जरूरी। तो नदी के किनारे रहने का एक सबसे बेसिक फ़ायदा था लोगों को कि नदी के किनारे वो आसानी से सिंचाई कर सकते थे अपने फसलों की। अब ये महत्वपूर्ण बात तो थी, आप ये बहुत अच्छे से समझे कि मनुष्य खेती के लिए क्या है, सिंचाई माध्यम था नदियाँ। तो सभ्यता को विकसित होने में सुविधा शुरुआती चरण में बहुत आसानी हुई जीवन को आगे बढ़ाने में। नदियों के किनारे जलवायु ने मानव को अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास का अवसर प्रदान किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि नदियों ने किसी भी सभ्यता को विकसित होने में बहुत अधिक मदद की, ताकि उसकी संस्कृति और सभ्यता दोनों विकसित हो सकें। जीवन यापन का तरीका जो था वो नदी के किनारे ही संभव हो सकता था और अन्य साधन नहीं थे, क्योंकि अगर दूर दराज क्षेत्रों में लोग रहते तो पानी से ही मर जाते। तो सिंपल बात थी, पानी भी आसानी से उपलब्ध कहाँ हो सकता था, तो नदी के किनारे ही उपलब्ध हो सकता था। तो इस तरह से शुरुआती चरण में नदी सभ्यता आगे हमारी, कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो विकसित हुई, जैसे आप जानते हो हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और ऐसी अनेक सभ्यताएं जो उत्पन्न हुई दुनिया में, उसका मुख्य वो सारी सभ्यताएं विकसित कहाँ हुई, तो नदी के किनारे ही विकसित हुई। तो ये बात भी आप अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट जो रीजन रहा इस सभ्यता के विकसित होने, नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गाँव का और तत्पश्चात नगरों का विकास भी बना। तो सबसे पहले क्या विकसित हुए, नदी के किनारे गांव छोटे छोटे विकसित हुए। उन्हीं छोटे गांव ने धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र को विकसित किया, जो क्या कहलाए, नगर कहलाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि नदी घाटी जो सभ्यताएं थीं वो नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुईं। तो इस बात को अच्छे से समझे आप। तो इन सभी कारणों से हमें पता चलता है कि सभ्यताओं का विकसित होना नदी के किनारे बहुत आवश्यक इसलिए था, क्योंकि नदियाँ उस जीवन को चलाने में बहुत अधिक मदद की लोगों की। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी की जानकारी के प्रमुख साधन क्या हैं। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कैसे डेवलप हुई, किसने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है एग्ज़ाम के लिए, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपका डिटेल में जो क्वेश्चन है, साथ ही साथ यही क्वेश्चन थोड़े आपके ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं।
तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता को भी बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत जो हुई 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के प्रमुख कहने का मतलब 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंध प्रांत के लरकाना और मोंटेगोमरी यानी पंजाब का जो ज़िला है मोंटेगोमरी और लरकाना, सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला, यहाँ पर इन्होंने खुदाई कराई, जहाँ पर एक दफन सभ्यता देखने को मिली जो एक टीले के रूप में उपलब्ध थी, जिसे कहा गया मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की सभ्यताएं। तो इस बात से जिसमें इस दोनों सभ्यताओं में असंख्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। ये सभ्यता कभी हमारी मतलब भारत में दफन हो चुकी थी, जो एक टीले के रूप में काफ़ी विशाल क्षेत्र में उपलब्ध थी। तो आप जानते हैं, दो नाम आपको याद रखने हैं, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने सिंध प्रांत के लरकाना और मोंटोगोमरी पंजाब जिलों में खुदाई कराई थी। अगर हाल ही में बात की जाए तो ये दोनों क्षेत्र आज पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, जहाँ से खुदाई के फलस्वरूप कई सारे भवन के अवशेष मिले और विशाल स्नानागार मिले, और साथ ही साथ आप जानते हो खंडर और खिलौने, खंडर जो इमारतें बन गई थी खंडर के रूप में, तख्तियाँ मिली, साथ ही साथ सोने की मोहरें और मूर्तियाँ प्राप्त हुईं। किससे? खुदाई के फलस्वरूप सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मौका किसने दिया? तो जानने का मौका दिया था आपको राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। ये बात कब की है? तो 1921 और 22 के दौर की, जबकि ये सभ्यता फली फूली बहुत सालों पहले थी। तो यहाँ से उपलब्ध चीज़ें क्या क्या थीं दोस्तों? तो असंख्य वस्तुएं प्राप्त हुईं, साथ ही साथ भवन के अवशेष मिले, विशाल स्नानागार मिले, खंडहर और खिलौने भी मिले, तख्तियाँ, मोहरें, मूर्तियाँ, चरखे आदि अनेक विशेष वस्तुएं जो यहाँ से प्राप्त हुईं। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बात को। नेक्स्ट बात है, इन अवशेषों का अध्ययन करने से जो पुरातत्ववेत्ता थे, भारत की प्राचीनतम सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालने का एक अवसर दिया, जिससे ये पता चला कि सभ्यता भारत में कई हजार साल पहले विकसित हुई थी, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा सबूत या प्रमाण नहीं मिला था इस सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए। अब आइए बात करते हैं, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन की मदद मिली और नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था। नदियां व्यापार का अच्छा एक मार्ग थी इधर उधर जाने का, जिससे लोग नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को आर्थिक महत्व मिला। इन धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता, उससे निर्मित वस्तुओं में नगरीय जीवन को उन्नत बनाया। तो इस तरह जो सभ्यता विकसित हुई, उसको विकास में कैसे कैसे आगे बढ़ने का मौका मिला, इस बात को भी हम लोग जान गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण दो स्थल थे, मोहनजोदड़ो और आपके कौन, तो दूसरा था हड़प्पा। तो ये दोनों ही नगर किसी कारणवश दबकर सुरक्षित हो गए थे। कहने का मतलब ये सभ्यताएं दब गई थीं और काफ़ी 1921 और 22 के दौर में इसे एक बार जानने का मौका मिला। तो इस तरह से हम लोग इन बातों को बड़े अच्छे से समझे। हम लोगों ने किसकी बात की? तो सिंधु घाटी और में किस सभ्यता की बात की? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं की बात की। इस बात को भी जाना। तो सिंधु सभ्यता की और क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा इस बात को समझते हैं। जो सिंधु सभ्यता जो है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। देखो, 1921 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी थी, ये बात हमको जाननी है।
दयाराम साइनी ने, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा से दूर स्थित कितने 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया और एक भव्य नगर, एक बड़े नगर के अवशेष उन्हें प्राप्त हुए। प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंध नदी की घाटियों में किया गया तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त हुए। अतः सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम कब दिया गया तो आप जान सकते हैं राखलदास बनर्जी के किस सभ्यता को जानने के बाद। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो जब विशाल एक नगर प्राप्त हुआ जिसमें कई सारे अवशेष मिले, तो इस बात को बाद में आपके सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सभ्यता। तो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा के लिए, जो आपको लिखने हैं, और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। और ये चैनल आपको आपके मतलब एग्ज़ाम में सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही सभी दोस्तों को शेयर भी करें। और इससे भी बेहतरीन आने वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।